हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान विकृति विज्ञान का पेपर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग आज डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 8। स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो तो परीक्षा के अंतर्गत ऑलरेडी हमने 10वीं परीक्षा तो पढ़ा था। इसी प्रकार से आपका अष्टविध परीक्षा भी होता है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत आपका क्या आता है? तो आपका नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक आकृति, ये क्या है आपके अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये अष्टविध परीक्षा आपको याद रखना है। अब एक एक परीक्षा को अपन देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले होता है नाड़ी परीक्षा। तो नाड़ी परीक्षा में आपका बोला गया है कायस अंगुष्ठे मूले या धमनी जीवन साक्षिणी तच्चेष्टा सुख दुखम गेया कास्य पंडित है, यानी कि हाथ के अंगूठे के मूल में जो धमनियां होती है। ठीक है, तो अंगुष्ठ के मूल में जो धमनियां होती है वह जो है जीवन की साक्षी है और उसकी ही चेष्टा से जीवन में सुख और दुख का जो ज्ञान है वो होता है। इसमें बोला गया है सर्वोत्तम जो काल होता है वो क्या, कौन सा काल होता है? प्रातः काल होता है। ठीक है, जो अपने को मतलब नाड़ी परीक्षा करना है किसी भी पेशेंट का, तो कौन से काल में करना है अपने को? सर्वोत्तम जो काल है वो प्रातः काल को बोला गया है। परीक्षण के विषय में बात करें तो अगर मेल है तो उसका अपन राइट हैंड से जो है नाड़ी का परीक्षा करेंगे, फीमेल है तो लेफ्ट हैंड से करेंगे, और अगर नापुंसक है तो बोथ हैंड से अपन उसके परीक्षा कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अपने को क्या क्या चीजों का ध्यान देना है? तो रोगी के हाथ को कोहनी से मोड़ करके अपने बाएं हाथ के सहारे दे करके पकड़े रहना है, और अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगली से अंगुष्ठ के एक अंगू नीचे स्पर्श करके नाड़ी को स्पर्श करना है। अब जैसे कि यहाँ पे बोला गया है नाड़ी परीक्षा कब कब वर्जनीय है, ये जो है प्रोसेस है, इस प्रकार से अपन परीक्षा करेंगे। लेकिन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नाड़ी परीक्षा, जैसे कि स्नान करने के बाद में तुरंत आया है तो अपने को कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया है। क्षुधित मनुष्य है यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है तो उस कंडीशन में अपन नहीं करेंगे नाड़ी परीक्षा। भोजन के तुरंत बाद अपन नाड़ी परीक्षा नहीं करेंगे। मद्यपान किया हुआ जो व्यक्ति है उसका नाड़ी परीक्षा नहीं करेंगे। व्यायाम से थका हुआ जो व्यक्ति है उसका नाड़ी परीक्षा नहीं करेंगे। और क्रोध आतुर है तो उसमें अपन नाड़ी परीक्षा नहीं करेंगे। ये इसमें क्या है, इस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया है। फिर दोष अनुसार नाड़ी की गति के विषय में बात करते हैं। तो अंगुष्ठ मूल से एक अंगुल छोड़कर तर्जनी के नीचे वात नाड़ी, मध्यमा के नीचे पित्त नाड़ी और अनामिका के नीचे कफ नाड़ी का ज्ञान होता है। तो अंगुष्ठ मूल के एक अंगुल छोड़ करके तर्जनी के नीचे वात नाड़ी, मध्यमा के नीचे पित्त नाड़ी और अनामिका के नीचे कफ नाड़ी का जो है ज्ञान होता है। जैसे कि वात की अधिकता से जो नाड़ी है उसकी जो गति है वो कैसा होगा? विषम होगा, चंचल होगा, जलौका के समान रहेगा, सर्पवत रहेगा। ठीक है, तो ये वात की अधिकता वाली नाड़ी है। पित्त की अधिकता वाली नाड़ी में कैसा रहेगा? जो गति है वो तीक्ष्ण रहेगा। इसके अलावा आपका काक हो गया, ठीक है, मेढक हो गया, इसके समान रहेगा। कफ की अधिकता से जो नाड़ी है उसकी गति कैसे रहेगी? मंद रहेगी। ठीक है, हंस या पारावत पक्षी के समान जो है उसकी गति रहेगी। इसी प्रकार सन्निपातिक जो नाड़ी है उसकी गति बताया गया है। तो कभी लावक पक्षी के समान तिरछी गति करेगी, तो कभी तोता जो है उसके तोता के पक्षी के समान शीघ्र गति करेगी। ठीक है, तो कभी क्या है जो बगुला पक्षी है उसके समान धीमी गति करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया, तो ये आपको याद रखना है। फिर द्विदोषज में बताया गया है कि कभी मंद गति तो कभी क्या है स्पंदन जो है नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? असाध्य की श्रेणी में आएगा जो भी व्याधि है वो। फिर नाड़ी परीक्षा में गेय विषय क्या क्या चीजों का ज्ञान होता है? तो सबसे पहले आपको गति यानी कि रेट का ज्ञान होता है कि मंद है तो मंद अगर रहेगा गति नाड़ी की तो कफ प्रधानता के कारण, तीव्र गति है तो पित्त की प्रधानता रहेगी, और विषम गति है तो वात की प्रधानता रहेगी। ठीक है, फिर यति याति मतलब रिथम जो है, यदि ये यति जो है अर्थात नाड़ी की जो गति है वो क्या है? लालबद्ध है। ठीक है, इसके अलावा स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति का जो नाड़ी है उसके स्पंदन जो होता है विराम तालबद्ध जो नाड़ी है, सॉरी तालबद्ध है, ठीक है, तो विराम तालबद्ध के रूप में ही होता है। इसके अलावा जो नाड़ी कभी चलित हो तो वो चलते चलते रुक जाती है तो उसे प्राणनाशनी कहा जाता है। मतलब कोई नाड़ी चल रहा है फिर चलते चलते रुक जाता है तो उसे अपन प्राणनाशनी बोलेंगे। इसी प्रकार नाड़ी यति का ज्ञान सम या विषम है इस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, तो नाड़ी जो है उसकी जो रिथम है, यति है, उसका ज्ञान सम है या विषम है इसके आधार पे करना चाहिए।
फिर आयति किसको बोलते हैं, वॉल्यूम किसको बोलते हैं, तो नाड़ी की पूर्णता का ज्ञान आयति द्वारा होता है। तो नाड़ी की पूर्णता का ज्ञान आयति द्वारा होते हैं। नाड़ी की आयति दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका कृश और एक होता है आपका स्थूल। नाड़ी में पूर्ण रक्त जाने पर वह स्थूल तथा कम रक्त जाने पर वह कृश हो जाते हैं। आम दोष व कफ के प्राधान्य प्राधान्य में नाड़ी जो होता है वो गुरु होते हैं। साथ ही साथ क्रोधावस्था, रक्त भारवाही तथा ज्वर ज्वर ये क्या है, नाड़ियां जो होती हैं, ज्वरवाही जो नाड़ियां होती हैं ये क्या है, स्टूल होती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं सहती। सहती किसको बोलते हैं, तो टेंशन को बोलते हैं। ठीक है, तो बोला गया है नाड़ी सहती दो प्रकार की होती है, एक होता है कठिन और एक होता है मृदु। बाल्यावस्था में नाड़ियां जो होती हैं वो मृदु होती है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे नाड़ियों में कठिनता भी बढ़ती जाती है। फिर शक्ति के विषय में बात करते हैं, फोर्स के विषय में। तो नाड़ी को स्पर्श करके होने वाले स्पंदन की शक्ति का आभास करना चाहिए कि नाड़ी जो है वो प्रबल है, मध्यम बल वाला है अथवा निर्बल है। ठीक है, तो नाड़ी की प्रबल या मध्यम बल जो है या निर्बल है, इसको इसका फोर्स यानी कि शक्ति का आभास करके करना चाहिए। जैसे कि पित्तज रोग में जो नाड़ी होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है, तो पित्तज रोग में प्रबल होते हैं। फिर इसके बाद मूत्र की परीक्षा के विषय में बात करते हैं। तो आयुर्वेद में कुछ व्याधियों का ज्ञान मूत्र परीक्षा के आधार पर ही करने का निर्देश बताया गया। तो आयुर्वेद में कुछ जो व्याधि है उसका जो ज्ञान है वो मूत्र परीक्षा के आधार पर करने का निर्देश दिया गया। जैसे कि प्रमेह रोग के सभी भेदों का वर्णन मूत्र परीक्षा के आधार पर ही किया जाता है। तो प्रमेह रोग के जितने भी भेद हैं उसका वर्णन मूत्र परीक्षा के आधार पर ही किया जाता है। फिर परीक्षा हेतु मूत्र का संग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट परीक्षा मूत्र परीक्षा। तो मूत्र परीक्षा कब करते हैं, तो इसका टाइम बताया गया है कि रात्रि के अंतिम समय और प्रातः काल के एक प्रहर। ठीक है, यानी कि रात्रि के अंतिम समय में तथा प्रातः काल के एक प्रहर उठ करके जो मूत्र है उसकी धारा का संग्रहण करना है। कांच के पात्र या प्लास्टिक के पात्र में लेना है और जो मिड फ्लो है, ठीक है, उसको अपने को लेना है। ठीक है, यूरिन का। फिर मूत्र का वर्ण के आधार पर बात करते हैं। अगर मूत्र जो है वो पांडु वर्ण का रहा तो वात दोष से दूषित है। ठीक है, लघु गुण वाला है, ठीक है, तो वात दोष से दूषित है। इसी प्रकार पित्त जो है कब दिखाई देगा पित्त दोष, तो पीला या नीले वर्ण का है या रक्त वर्ण का है मूत्र, तो वो क्या है, पित्त दोष से दूषित है मूत्र, उष्ण तीक्ष्ण गुण से युक्त होगा। इसी प्रकार अगर श्वेत है, फेनिल है ज्यादा, ठीक है, तो उस कंडीशन में कफ दोष से दूषित है जो मूत्र है, और उसमें क्या है, गुरु और सांद्र दिखाई देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मूत्र की तैल बिंदु परीक्षा की जाती है, यानी कि एक तैल की बिंदु है उसके ऊपर अपन रख देते हैं और उसकी परीक्षा करेंगे। तो तैल बिंदु जो परीक्षा है वो कोई भी डिसीज हो उसकी साध्यता के लिए की जाती है। इस प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, एक तृण की सहायता से ये मूत्र के जो बूंद है, ठीक है, उसको अपन ये पानी के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, फिर जो तैल है, तैल की उसकी बूंद के ऊपर डालते हैं। ठीक है, तैल की बूंद डालते हैं, सॉरी पानी के ऊपर बोल दिया मैंने, मूत्र को या धारा जो है तृण की सहायता से अपन लोगों ने ले लिया और उसको रख दिया। ठीक है, इसमें अब तैल का जो बूंद है उसको अपन डालेंगे। ठीक है, इस तृण की सहायता से इस मूत्र के ऊपर और बड़े पात्र में। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो गति है उसके आधार पे क्या क्या होगा, जैसे कि जो तैल की बिंदु है हमने ऊपर से डाला। ठीक है, तैल की बिंदु ये मूत्र है पूरा। ठीक है, इसके ऊपर तो अगर ये तैल की बिंदु है, ठीक है, जो हमने तैल की बिंदु डाला वो ऊपरी सतह पर फैल जाता है तो रोग जो है वो साध्य होगा। अगर तैल की बिंदु ऊपरी सतह पर नहीं फैलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में व्याधिकृत से साध्य होगा। और तैल की बिंदु अगर डूब जाता है, ठीक है, मूत्र में, तो असाध्य होगा जो व्याधि है। इसी प्रकार तैल की बिंदु पूर्व दिशा की ओर फैलता है तो रोगी जो है शीघ्र रोग से मुक्त हो जाएगा। तैल की जो बिंदु है वो दक्षिण दिशा की ओर फैलता है तो रोगी धीरे धीरे करके ठीक होगा। ठीक है, वह ज्वर से पीड़ित है। इसी प्रकार अगर तैल की बिंदु उत्तर व पश्चिम की ओर जाता है तो शीघ्र जो है आरोग्य को लाभ को प्राप्त होगा। इसी प्रकार ईशान कोण को प्राप्त हो रहा है, अगर तैल की बिंदु ईशान कोण में जा रहा है तो उसका डेथ हो जाएगा 1 मंथ में। इसके अलावा अग्नि तथा वायव नैत्य कोण में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी डेथ जो है निश्चित है। तो ये यहाँ पे बताया गया तैल बिंदु के विषय में। आकृति के विषय में बात करते हैं तो शुभ आकृति जो है उस कंडीशन में क्या है, साध्य रोग होगा। और भयानक तथा विरल आकृति होने पर जो व्याधि होगा वह साध्य होगा। मतलब तैल की बिंदु की आकृति शुभ आकृति, जैसे स्वास्तिक वगैरह का चिन्ह बन रहा है, ओम चिन्ह बन रहा है, शुभ आकृति बन रहा है तो रोग जो है साध्य होगा। भयानक या विकराल चिन्ह बन रहा है तो असाध्य होगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है मल परीक्षा। अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत तीसरी परीक्षा है वो मल परीक्षा, यानी कि स्टूल एग्जामिनेशन।
तो मल की परीक्षा स्टूल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, तो मल परीक्षा करते समय मल की प्रवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, मात्रा, अमाउंट, ठीक है, सहती यानी कि कंसिस्टेंसी, वर्ण यानी कि कलर, इन पर विचार किया जाता है। जैसे कि अगर वात दोष से दूषित रहा जो मल है वो, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका वर्ण कैसा रहेगा, शुष्क, दृढ़ रहेगा, वह अल्प गुणों से युक्त होगा। इसी प्रकार पित्त दोष से दूषित है तो कैसा होगा, पीले वर्ण का होगा, द्रव होगा तथा मृदु होगा जो मल है, अगर पित्त दोष से दूषित है तो। इसी प्रकार कफ दोष से दूषित है तो जो मल है उसका क्वालिटी बताया गया है कि कैसा होगा, शुक्ल होगा तथा आम युक्त होगा। इसी प्रकार वात पित्त से दूषित है तो पित्त श्याव होगा, मलबद्ध होगा तथा आपका कैसा रहेगा, घुटित रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार पित्त और कफ दोष से दूषित है तो जो मल है वो पित्त श्वेत वर्ण का होगा, सांद्र व पिच्छल रहेगा। वात कफ से दूषित है तो क्या है, कपिश वर्ण का होगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसी प्रकार मल का जल निमज्ज परीक्षा किया जाता है। जल निमज्ज यानी कि जल के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पे तो मल की जो है साम व निराम परीक्षा हेतु उसे जल में डाल करके उसकी की जाती है। मतलब जो साम दोष है कि निराम दोष है उसकी परीक्षा हम लोग उसको जल में डाल करके करेंगे। तो अत्यंत दुर्गंध युक्त चिकना जल में डूब जाए, ठीक है, तो कैसा है, मल कैसा है, बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्त है, चिकना है और वो क्या है, जल में डूब जा रहे हैं, तो वो आम युक्त है। ठीक है, और वही है कि गंध नहीं है, ठीक है, स्वाभाविक गंध है, जैसा स्टूल का गंध रहता है वैसे ही है, और जल के ऊपर तैर रहे हैं तो निराम जो दोष है उससे युक्त है। यदि आम मल अत्यंत पतला हो तो वह जल पर तैरने लगता है। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं। कभी कभार क्या होता है, आम मल बहुत पतला रहता है तो वो क्या है, जल के ऊपर तैरने लगता है। यदि निराम मल जो होता है, निराम जो है वो क्या है, जल युक्त हो तो वह भी क्या है, जल में डूब जाता है। तो ये सॉरी, निराम जो मल है, ठीक है, वो क्या है, गुरु होता है तो उस कंडीशन में वो भी क्या है, डूब जाता है। कब क्या है, ये एक्सेप्शन वाला केस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट परीक्षा आपका जीवा परीक्षा, टंग का अपन परीक्षा करेंगे। तो हेल्थी पर्सन का जो टंग होता है वो कैसा रहता है, तो आपका बताया गया उसकी क्वालिटी रक्ताभ वर्ण का होगा, गीला होगा, स्वच्छ होगा। जबकि जो पेशेंट रहेगा, रोगी जो होगा, रोगावस्था में जीवा जो होता है उसका वर्ण स्पर्श में परिवर्तन हो जाया रहता है। ठीक है, अब उसका अपन देखेंगे तो कैसा होगा, रोगी के अनुसार दोषों के आधार पे। तो जैसे कि अगर वात दोष से दूषित है तो जीवा कैसा होगा, स्पर्श में शीत होगा, रुक्ष होगा, खुरदुरा होगा, फटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वात दोष से दूषित जीवा। इसके अलावा पित्त दोष से दूषित जो जीवा रहेगा वो रक्त श्याव वर्ण का होगा, वो उष्ण होगा। कफ दोष से दूषित जो जीवा रहेगा वो शुभ्र वर्ण का, वह पिच्छिल होगा। सन्निपातिक जो दोष है उससे दूषित जो जीवा रहेगा वो कृष्ण वर्ण का, कंटक युक्त रहेगा। साम रोग से जो दूषित जीवा रहेगा वो पिच्छिल रहेगा, ठीक है, कोटेड रहेगा। निराम दोष से जो दूषित जीवा है वो स्वच्छ रहेगा। पांडु रोग से जो दूषित जीवा है वो पांडु, ठीक है, पांडुर वर्ण का, यानी कि कामला में जो है पित्त वर्ण का होता है और पांडु में पांडु वर्ण का होता है। इसी प्रकार कृमि दोष से दूषित जो जीवा है वो किनारों पर क्या है, काले धब्बे दिखाई देंगे। तो ये क्या है, आपका जीवा परीक्षा के अंतर्गत आपको दोषों अनुसार जो लक्षण है वो दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार शब्द की जो परीक्षा है, ठीक है, उसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, प्रकर्षण करते हैं। ठीक है, मतलब अपन ऑस्कुल सुनेंगे कि कैसा है, ठीक है, कि जो आवाज है वो कैसा आ रहा है, तो शब्द परीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। स्पर्श परीक्षा में अपन पाल्पेशन करते हैं, अपन देख के देखेंगे, ठीक है, कि कैसा है, इंद्रियों के स्पर्श इंद्रिय के सहायता से, ठीक है, टच करके टेम्परेचर कितना है वो अपन करेंगे। आकृति परीक्षा के अंतर्गत अपन इंस्पेक्शन करेंगे कि कैसा है आकृति, ठीक है, शरीर का आकार कैसा है, तो ये क्या है, आकृति परीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर होता है आपका दृक परीक्षा, यानी कि नेत्र की परीक्षा। तो दृक परीक्षा के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, तो दृक परीक्षा परीक्षा के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, तो इसका जो पासवर्ड है ना वो भी क्या रहेगा, परीक्षा ऐसे ही टाइप करना है, तो टाइप ओपन हो गई है। तो रोगों के नेत्र की परीक्षा भी रोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। तो रोगों के नेत्र की परीक्षा करना भी रोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण है। जब वात दोष से दूषित होता है तो जो नेत्र है वो कैसा रहेगा, रुक्ष होगा, धूम्र वर्ण का, व चंचल होगा। तो वात दोष से दूषित होने पर रुक्ष होगा, धूम्र वर्ण का होगा, वो चंचल होगा। इसी प्रकार अगर पित्त दोष से दूषित है तो पित्त वर्ण का होगा, ठीक है, दीपक प्रकाश से दीपक प्रकाश से द्वेष दिखाई देगा। ठीक है, मतलब दीपक के प्रकाश से उसे क्या है, द्वेष होगा नेत्रों को, पित्त वर्ण का है तो। ठीक है, पित्त दोष से दूषित है तो। कफ दोष से दूषित है तो क्या होगा, आर्द्र जल में भरे हुए, मंद दृष्टि व स्निग्ध होगा। और इसके अलावा पांडु रोगी है तो शुक्ल वर्ण का होगा, कामला रोगी है तो पित्त वर्ण का होगा।
ये दृक परीक्षा यानी कि नेत्र परीक्षा में यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है अष्टविध जो परीक्षा है वो आपका यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।